साथियों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करके चले गए। धर्मनगरी में आकर के जैसा उनका पुराना स्टाइल है कि मेरा इस शहर से बहुत पुराना नाता है, उसको कहना वो बिल्कुल नहीं भूले और हर व्यक्ति को इस बात की उम्मीद थी भी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ घूमने वाले लोग बैठे होंगे। उन्होंने धारा 370 से लेकर किसानों से लेकर के पड़ोसी राज्यों तक की बात की और कर्नाटका तक चले गए। उनके भाषण से ये प्रतीत हो रहा था कि किसी प्रदेश का चुनाव ना होकर के वो देश के चुनाव के मुद्दे को लेकर के यहाँ चर्चा करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं। जो वो बता गए वो तो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो क्या क्या छुपा गए वो हम आपको बताएंगे। धारा 370 पर चले गए, जबकि हरियाणा का जो मुद्दा है उसको छिपाने में वो कामयाब रहे, या वो तो अपने गुजराती स्टाइल में ये समझते रहे कि मैं जो कह रहा हूं उससे हरियाणा वासी मुगालते में आ जाएंगे या उनके बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करी कि ये क्या क्या मुद्दे लेकर के आए थे, और एक बार नहीं, आप अगर गिनेंगे तो 100, 150, 200 बार कांग्रेस का जाप वो करते रहे। अगर आपने इतने अच्छे काम किए हैं तब फिर विरोधी पार्टी का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। आप अपने काम गिनवाते। 10 साल से प्रदेश की जनता ने आपको मैंडेट दिया। हालांकि 2014 से 19 तक संपूर्ण मैंडेट बीजेपी को लोगों ने दिया, लेकिन 2019 में ये बैसाखी पर चलती रही सरकार मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लोगों की सेवा करती रही या लोगों को लठ मरवाती रही। ये प्रदेश की जनता ने 4.5 साल तो बाखूबी तरीके से भुगता है। किसानों के सम्मान की बात प्रधानमंत्री ने कही, बेरोजगारों की बात प्रधानमंत्री ने कही, और सबसे कमाल की बात की एक और ये कहते हैं कि हम जात पात पर विश्वास नहीं करते, किसी धर्म पर विश्वास नहीं करते, हमारे लिए पूरा देश एक है। हमारे लिए जो ये नारा इन्होंने दिया था पूर्व मुख्यमंत्री ने, हरियाणा एक हरियाणवी एक, लेकिन ये बहुत सी बातें जो छिपानी चाहिए थी उनको डंके की चोट पर बताने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जो सीएम हैं, हमने जिनको सीएम बनाया वो पिछड़ी जाति से आते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री की जात बताने की क्या आवश्यकता थी? पिछड़ी जाति से आते हैं तो कम से कम उनकी जात ही बता देते। कम से कम जो पिछड़ी जाति में अन्य जातियां हैं वो तो अपना आकलन कर लें कि उनको आपकी सरकार ने क्या दिया है। केवल बैकवर्ड क्लास या बीसी की बात करेंगे, लेकिन एससी की बात करना देश के प्रधानमंत्री भूल गए, और वो ये भूल गए कि हरियाणा में भी एससी कैटेगरी की अच्छी खासी वोटें हैं। इसके साथ साथ जिनकी वजह से ये सत्ता तक पहुंचते हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मणों की वजह से, विशेष तौर पर बनियों की वजह से, और विशेष तौर पर जनरल कैटेगरी की वजह से, ये एक तौर से एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि ये जो जातियां हैं इन्होंने प्रदेश को रसातल में पहुंचाने का काम किया, और हमने अब एससी को प्रधानमंत्री बनाया या बीसी को मुख्यमंत्री बनाया या किसी को राष्ट्रपति बना, फलां बना, ढिमका बना, ये जातिवाद धर्मवाद के ऊपर आ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए था, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री की जात नहीं होती है, किसी भी मुख्यमंत्री की कोई जात नहीं होती है। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका कोई जात और धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी
मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री स्वयं अगर जाति पाति में भेद करने लगेंगे तो देश में सौहार्द आ ही नहीं सकता। केवल अपने वोटों के लिए समाज को बांटने का जो जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है, हरियाणा का व्यक्ति इन सभी बातों को बाखूबी तौर से समझता भी है और जानता भी है। देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन 2014 में जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था, जिसको ये कहा था कि लोग तिजोरी में धन दौलत रखने का काम करते हैं, तिजोरी में सोना और चांदी रखने का काम करते हैं, लेकिन तिजोरी में भाइयों और बहनों कोयला रखते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। उनका इशारा सीधे तौर पर नवीन जिंदल के ऊपर था 2014 में, और सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया, भ्रष्टाचार करते हुए कोयले की कालिख से अपना मुंह पोतने का काम किया। और उन्हीं नवीन जिंदल को टिकट देकर के सांसद बनाने का काम किया, और वही सम्माननीय जो देशभक्त बन चुके हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकल करके आती ही वो देशभक्त भी बन गए, ईमानदार भी बन गए। कम से कम यही बता देते प्रधानमंत्री जी कि नवीन जिंदल जो आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिनको हमने 2014 में कहा था कि ये कोयला खदान खाने वाले हैं, कोयला खाने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, हमने उनको पवित्र कर दिया। जिसने कोयला खाने का काम किया हम उसी को ही खा गए, उसी को ही ले आए, आपके बीच में खड़ा कर दिया। इसके साथ साथ किसानों की बात करते हैं। किसानों की बात प्रधानमंत्री ने कही कि हम 10 लाख करोड़ का बेनिफिट किसानों को देते हैं। हम नहीं कहा कि हम ये 10 लाख करोड़ किसानों को सब्सिडी देने का काम करते हैं। यूरिया बैग की बात करी कि यूरिया बैग अगर विदेश में चले जाओ तो 3000 रुपये का एक बैग है, जबकि हम उसे 300 रुपये में देने का काम करें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये बताना भूल गए कि आपने यूरिया का दाम बढ़ाने का काम किया, 5 किलो उसका वेट कम करने का काम किया। इसके साथ साथ आप ही के कार्यकाल में, आप ही की रहनुमाई में 750 या 850 किसानों ने बलिदान दिया है उस काले कानून की वापसी को लेकर के। कोई भी सरकार हमने आज तक ये सुनी थी कि सरकारें सड़क बनाने का काम करती हैं, सरकारें बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, सरकारें गली मोहल्ले में विकास करने का काम करती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कहना भूल गए कि हमने पहली बार किसानों को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, लोग दिल्ली में ना जाएं, अपनी बात ना रखें, इसलिए हमने सड़कों को खुदवाने का काम किया, उसमें गड्ढे खुदवाने का काम किया, उसमें बैरिकेड अड़ाने का काम किया, और बड़े बड़े भाले जिसको कहते हैं, बड़ी बड़ी नुकीले कीले सड़कों पर हमने लगवाने का काम किया ताकि किसान अपनी बात न रख सके। देश के प्रधानमंत्री का ही दावा था, हमने तो किया नहीं था, कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 के दिसंबर एंड तक। 22 भी चला गया और प्रधानमंत्री ये बताना भूल गए कि हमने किसानों की आय कितनी कर दी, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको क्या मुआवजा सरकार की ओर से दिया गया। एमएसपी की बात करते हैं, भावांतर योजना की बात करते हैं, जबकि किसानों को भावांतर योजना के तहत केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही केवल खाना पूर्ति के लिए ये देते हैं। जबकि किसान जो फसलें उगाने का काम करते हैं, आप टमाटर की फसल देख लीजिए, आप प्याज की फसल देख लीजिए, कौन से भावांतर योजना के तहत किसानों को बेनिफिट देने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। इसके साथ साथ युवाओं की बात इन्होंने करी, शहादत की बात करी। सबसे ज्यादा शहादत हरियाणा की होती है देश के
रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक सबसे ज़्यादा हरियाणा से जाता है, और हरियाणा से जाता है तो सबसे ज़्यादा शहादत भी देश के लिए हरियाणा का नौजवान करता है। अग्निपथ योजना के तहत किस प्रकार उन युवाओं को मारने का काम किया, केवल 4 साल में वो रिटायर कर दिए जाएंगे, रिटायर होकर आने भी लगे हैं। यानी एक नौजवान 22-23 साल में वापस आ जाएगा या 20-21 साल में रिटायरमेंट लेकर के वापस आ जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए 80 साल का व्यक्ति भी पूरे जोश के साथ सेवा भाव करने के लिए अड़ा खड़ा रहेगा, दूसरे को आने नहीं देगा। क्यों? सबसे ज्यादा शहादत क्यों हरियाणा के नौजवानों की हो रही है? देश के प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए था कि कितनी शहादत जिस प्रदेश से वो आते हैं वहां के नौजवानों की हुई है इस देश की सुरक्षा करते हुए। कितने लोग उस प्रदेश से देश की सुरक्षा करने के लिए सेना में जाते हैं, ये भी बताना चाहिए था। इसके साथ साथ ये कहा कि रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आवाज उठाने का काम कर रहे थे कि आरक्षण को खत्म ये कर देंगे, आप ये बताइए कि कौशल रोजगार योजना के तहत जितने युवाओं को रोजगार आप लोगों ने देने का काम किया वो 20-20, 22-22 हजार रुपए के ही रोजगार, यानी पढ़े लिखे लोगों को दिहाड़ी पर रखने का काम किया। पहली बात तो यह है कि उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो 70-70 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार रुपए महीना का लेते हैं। और जो कौशल रोजगार योजना के तहत आते हैं उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता है, ना उन्हें स्वास्थ्य बेनिफिट मिलता है, ना उन्हें पारिवारिक कोई सिक्योरिटी मिलती है, ना जॉब सिक्योरिटी उनको मिलती है। तब फिर आप कौन सा रोजगार देने की बात करते हैं? सबसे ज्यादा जो पलायन हो रहा है युवाओं का वो हरियाणा से हो रहा है विदेशों में जाने के लिए। अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़कर कोई भी युवा खुशी से विदेश में नहीं जाता दिहाड़ी करने के लिए। आपने यहाँ जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरने का काम नहीं किया। साल 2 साल जो रिटायरमेंट होती हैं उनको फिर खाली दिखाकर उसके बाद उसको खत्म करने का काम आपकी सरकार कर रही है। क्या ये हरियाणा के युवाओं की गर्दन काटने का काम नहीं है? क्या उनके पेट पर लात मारने का काम नहीं है? इसके साथ साथ एक बहुत कमाल की बात कि आपने अगर इतना अच्छा काम किया है तब फिर 6 महीने पहले उन यशस्वी को, जिसे ये कहते थे कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, उनको बदलने का काम क्यों किया? उनके नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए था और उन्हीं के नेतृत्व में ही जवाबदेही होनी चाहिए थी। प्रदेश की जनता को जो आपने नए मुख्यमंत्री बना करके केवल घोषणा मंत्री बना दिए हैं, वो केवल घोषणा करने के लिए आई हैं कि प्रदेश की जनता का मूर्ख आप बनाइए और आए दिन घोषणा पे घोषणा करते चले जाइए। हिसाब तो मनोहरलाल खट्टर ने देना चाहिए था। मनोहरलाल खट्टर की जिम्मेदारी थी कि 9.5 साल में जिस प्रकार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा को पहले स्थान पर पहुंचाने का काम किया, उनको कम से कम इस धर्मनगरी में आप पुरस्कृत करने का काम करते। आप ये कहते कि इन्होंने पहले नंबर पर, चाहे किसी भी मामले में लेकर के आए, पहले नंबर पर हरियाणा को ले आए, इसलिए हम इन्हें इनाम देने का काम करेंगे। वैसे आपने उनको इनाम देने का तो काम कर ही दिया। 6 महीने पहले उनको हटा करके करनाल से ही उनको टिकट दे करके और पहली बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम कर दिया। यानी आप हो या मनोहर लाल खट्टर, दोनों की जोड़ी पहली बार ही कुछ ना कुछ चुनाव में आती है तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और पहली बार अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो एक प्रधानमंत्री बन जाता है, एक कैबिनेट मंत्री बन जाता है। इससे प्रदेश की जनता को क्या लाभ हुआ ये बताइए, आपको बताना चाहिए था। इसके साथ साथ धारा 370 की आपने बात करी। अरे श्रीमान जी, ये प्रदेश का चुनाव है, आपको प्रदेश की समस्याओं पर
प्रकाश डालना चाहिए था। और आपकी सरकार है, आप इनकी समस्याओं को प्रकाश नहीं डाल सकते तो कम से कम 10 साल की जो आपकी उपलब्धि हैं उन पर ही प्रकाश डाल देते। आप ये बताते कि पिछले 10 साल में कितनी योजना और परियोजना और कितने लाख करोड़ गुजरात में इन्वेस्ट किए गए, उसकी बनिस्पत, क्योंकि सरकार 2014 से हरियाणा के लोगों ने भी बीजेपी को बनाने का काम किया, बीजेपी की सरकार है, तो कितनी योजनाएं आपने हरियाणा में लागू करने का काम किया, कितनी योजनाएं यहां पर, कितनी परियोजनाएं यहां पर, और क्या क्या काम आपने पिछले 10 साल में किया, जिसकी वजह से लोग आपको सपोर्ट करते, लोग आपको वोट देने का फैसला करते। कहने को तो कुछ भी नहीं है, बल्कि यहां की योजनाएं या तो बेचने का, या परियोजनाएं या तो बेचने का काम किया, या यहां से उठाकर किसी अन्य प्रदेश में ले जाने का काम किया। खिलाड़ियों की बात क्यों नहीं आपने की? सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा का खिलाड़ी लेकर के आता है, और केंद्र की ओर से कितनी सहायता हरियाणा के खिलाड़ियों को दी जाती है, खेल बजट में हरियाणा का हिस्सा कितना है ये बताते, और गुजरात का हिस्सा कितना है। क्या ये सत्य नहीं है कि खेलो इंडिया के तहत गुजरात को 500 से भी ज्यादा करोड़ रुपए गुजरात को दिए गए, और हरियाणा को लगभग 50 या 60 करोड़ या 80-90 करोड़, एग्जैक्ट फिगर आप खोज सकते हैं, लेकिन इतना भेदभाव क्यों? जब सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा का खिलाड़ी लेकर के आता, तो हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा भी हरियाणा को ही अलॉट होना चाहिए था। इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? तो खिलाड़ी आपका समर्थन क्यों करें, खिलाड़ी आपके साथ क्यों खड़े हों? और हरियाणा की बेटियां विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, जो यौन शोषण पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर के जनवरी में जंतर मंतर पर बैठी, उनको आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद वो जंतर मंतर पर जब उन्होंने बैठने का फैसला किया, क्या ये बात सत्य नहीं है कि बीजेपी का एक भी व्यक्ति उनको समझाने के लिए या उनको आश्वस्त करने के लिए गया ही नहीं, उल्टा उनके ऊपर लाठियां भंजवाने का काम किया। जिनके ऊपर आरोप था उनको आपने गोदी में बिठाने का काम किया। यहां धर्म नगरी के इस पंडाल में खड़े होकर इस पर भी प्रकाश डाल देते प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन प्रधानमंत्री प्रकाश कैसे डालते, क्योंकि किस मुंह से प्रकाश डालते? अब आप कहेंगे कि वो तो कांग्रेस से प्रायोजित कार्यक्रम था। आपने वो प्रायोजित करने ही क्यों दिया? क्योंकि देश की बेटी जो खिलाड़ी होती है, जो मेडल लेके आती है, वो ना किसी पार्टी की होती है, ना वो किसी बिरादरी, किसी इलाके, किसी प्रदेश की होती है, बल्कि वो पूरे देश की बेटी। उनका मान सम्मान आपने किया था, अपने आवास में उनको बुला करके जब वो मेडल लेकर के आई थी, तब फिर आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया? इसके साथ साथ आपकी सरकार के अंदर ही आपके खेल मंत्री मनोहर लाल खट्टर के चहेते मंत्री संदीप सिंह पर आरोप थे, उन पर मुकदमा कायम है और चंडीगढ़ पुलिस की ओर से उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। बावजूद इसके उनको मंत्रिमंडल में बनाए क्यों रखा गया? ये भी आप बताते कि आपकी क्या मजबूरी थी। इतने संगीन आरोप होने के बावजूद भी मंत्री पद से तो कम से कम आप हटा देते। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, दूसरे प्रदेशों पर चले गए हरियाणा को छोड़कर। आपने कहा कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। अब पिछले लंबे समय से जब से कांग्रेस सरकार आई, वहां किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके पास तो सारा इनपुट होता है। आप कम से कम ये बताते कि पिछले 10 साल में कितने किसानों ने किस प्रदेश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की। आप गूगल से भी सर्च करके पूछ सकते थे, आप प्लेन से जम्मू कश्मीर से या रास्ते में सर्च कर लेते। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने अगर की है तो वो महाराष्ट्र में की है, और महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है। दूसरे नंबर पर आत्महत्या अगर किसानों ने की है तो वो मध्य प्रदेश में, वहां भी लंबे समय से आपकी सरकार है। क्या इसकी जवाबदेही आपकी नहीं बनती?
सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे नवनिर्माण पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर वहां का किसान दुखी है तो आप सामाजिक तौर पर डंके की चोट पर यह नहीं कह सकते कि हम विकसित समाज होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के बासिंदे हैं, 21वीं सदी के हम नेता हैं, हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अगर जिस प्रदेश का या जिस देश का किसान जो सबका पेट पालने का काम करता है, अगर वो फाके में मर रहा है, अगर वो आत्महत्या कर रहा है, अगर वो कर्ज में डूब करके मर रहा है, तो इससे ज्यादा लानत और इससे ज्यादा जलालत कोई हो नहीं सकती। सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो जिसने संविधान की शपथ ली है, लोगों के जान और माल की सुरक्षा की शपथ ली है, जिम्मेदारी उसी की बनती है। गद्दी पर, सीट पर चाहे बीजेपी बैठी है, चाहे कांग्रेस बैठी है, चाहे कोई और अन्य पार्टी का व्यक्ति बैठा है, जिम्मेदारी उसी की बनती है। आपने 10 लाख करोड़ का एहसान किसानों के ऊपर करने की बात कही, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमने 16 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल घरानों के माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए, ये बताइए। क्या वो इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करते थे? 16 लाख करोड़ रुपए, और कम से कम ये जिक्र नहीं करते तो ये बता देते कि देश पर जब 2014 में आप आए उस टाइम कितना कर्ज था और आज देश के ऊपर कितना कर्ज है। कम से कम कर्ज देश का बता देते, और देश का कर्ज आपने नहीं बताना था तो हरियाणा के कर्ज का ही जिक्र कर देते कि आज हरियाणा में कर्ज कितना प्रति व्यक्ति हो चला है और 2014 में कितना कर्ज लेकर के मनोहर लाल खट्टर ने शपथ ली थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे, वो छुपाने का काम करेंगे। छुपाने में तो माहिर हैं, कमाल हैं। इनको 100 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। अपने मुख्यमंत्री को ही छुपा दिया। जिस व्यक्ति को 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बना करके रखा, उसे पिक्चर से ही गायब कर दिया, उसे सीन से ही गायब कर दिया, उसका नाम तक नहीं लिया। ना देश के प्रधानमंत्री ने नाम लिया और ना ही मौजूदा मुख्यमंत्री नाम लिया। जिनकी बदौलत, जिनकी रहनुमाई, जिसे वो अपना गुरु मानते हैं, कम से कम अपने गुरु का नाम ही ले लेते। अरे तुम तो गुरु घंटाल निकले जो अपने गुरु को ही भूल गए। अब हम बताते हैं क्या क्या छुपा गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बताने में बहुत माहिर है ना, छुपाने में उससे ज्यादा माहिर हैं। 10 साल के सीएम को छुपा लिया, उनके कारनामों को छुपा लिया, और बहुत ही कायदे से, बहुत ही अपने पूरी बुद्धि के साथ मौजूदा सीएम नायब सैनिक को कटघरे में एक तरीके से जो प्रशंसा की है वो खुश हो रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एक जाल जो होता है ना, चक्रव्यूह, वो चक्रव्यूह में उनको फंसा दिया। जिस व्यक्ति को 9.5 साल का हिसाब देना था, वो हिसाब अब नायब सैनी देंगे। अगर सरकार नहीं आती है, अगर का मतलब नहीं है आ ही नहीं रही है, बीजेपी की सरकार की जो दुर्दशा होगी, यानी बीजेपी पार्टी के जो भी नुमाइंदे हारेंगे, उसका सीधे तौर पर ठिकरा मुख्यमंत्री को फोड़ देंगे। मुख्यमंत्री के कसीदे तो प्रधानमंत्री ने खूब पढ़े, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि टिकट कब बंटनी है, किसकी टिकट कहां से होनी है। उनको अपना ही नहीं पता था। वो चुनाव से पहले उनको यही नहीं पता था कि चुनाव की घोषणा कब होनी है। उनको यही नहीं पता था कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर ही बयान दिया कि मैं करनाल से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी ने उनको लाडवा से उतार दिया। लाडवा से इसलिए उतारा क्योंकि उनकी बिरादरी की वोट सबसे ज्यादा लाडवा में है। जहां से वो आते हैं, नारायणगढ़ से, अंबाला डिस्ट्रिक्ट से, वहां से यहाँ के जो पूर्व विधायक जो हार चुके थे पवन सैनी, उनको वहां पर भेज दिया। क्यों भाई, अगर इतना काम आपने किया है तब फिर ये अदला बदली क्यों? आपके तो मंत्री छोड़ छोड़ कर चले गए। कर्णदेव कंबोज को जो बीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष थे,
उनकी टिकट कटने पर जब वो नाराज हुए, पूरे लाव लश्कर के साथ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री वहां ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो कहा था कि भाई कर्णदेव कंबोज को टिकट देनी है। और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि एक गद्दार को टिकट देने का काम किया, जो पिछले 5 साल से गद्दारी करते हुए पार्टी को छोड़कर न केवल मोदी को बल्कि पूरी भाजपा को गाली देता रहा। श्याम सिंह राणा को पार्टी में ज्वाइन करवा और उनको टिकट दे दी और उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाया। ये होती है हनक। पूरे हनक के साथ जिस पहले कार्यकाल में वो मंत्री रहे, उस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये पार्टी गद्दारों को टिकट देने का काम करती है, ये पार्टी दूसरे पार्टी से आए हुए नेता को टिकट देने का काम करती है और ये कहते हैं कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। 10 लाख करोड़ की बात आपने सुनी। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि क्या क्या छुपा गए मुख्यमंत्री, झूठ प्रधानमंत्री क्या क्या झूठ बोल गए। 1,40,000 नौकरियों की बात कही, 1,30,000 कौशल रोजगार योजना के तहत जो नौकरियां बेरोजगारों को देने का काम किया, उसमें एमटेक और बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेकर के लोग 4th क्लास नौकरी लेने के लिए मजबूर हुए, जो ये कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची। ये कौशल रोजगार योजना या 4th क्लास में नौकरी देने का काम किया। जो बड़ी बड़ी नौकरियां थी वो गुजरातियों को देने का काम किया। क्यों? हरियाणा का आदमी काबिल नहीं था क्या? हरियाणा के लोगों को जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनको देने का काम क्यों नहीं किया? ये गुजराती जो पूरे लाव लश्कर के साथ यहां पर आते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ऐसी क्या सुरपन खा के पंख उनके ऊपर लगे हुए हैं कि गुजरातियों को बड़ी पोस्ट देंगे और यहाँ 4th क्लास आप सेवा करिए और नारे बजाइए। लेटरल एंट्री रिजर्वेशन की बात कही कि रिजर्वेशन ये खत्म कर देंगे। लेटरल एंट्री किसने करी? लेटरल एंट्री में तो कोई रिजर्वेशन नहीं थी, उसको वापस क्यों लिया गया ये बताते। और जो कौशल रोजगार योजना के तहत जितने भी रोजगार आपने दिए, जितने युवाओं को लगाने का काम किया, वो भी एक तरीके से दिहाड़ी पर लगाने का काम किया। कोई परमानेंट जॉब उनको नहीं दे रखी है। परमानेंट जो उनके बगल में काम करते हैं, उनके काउंटर पार्ट हैं, वो ज्यादा सैलरी उठाते हैं और इनको एक तरीके से दिहाड़ीदार के तौर पर रखा हुआ है। अब क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी में हर व्यक्ति चाहता है कि भाई कुछ ना की जगह थोड़ा मोटा जो भी आ रहा है वही सही। इसके साथ साथ किसानों के खून से किसके हाथ रंगे हुए हैं? किसानों के सम्मान की बात करते हैं। 6,000 रुपए दे करके कितना पैसा उनका लूटने का काम किया, ये पूरा देश का किसान जानता है। 28% क्रूड ऑयल की कीमत गिर चुकी है। सबसे ज्यादा जो डीजल यूज करता है वो किसान करता है। देश का किसान सबसे ज्यादा डीजल यूज करता है अपनी फसल बीजने के लिए, बोने के लिए, जुताई करने के लिए, फसल निकालने के लिए, कंबाइन चलाने के लिए, वो सबसे ज्यादा डीजल कंज्यूम करता है। क्या बेनिफिट आपने दिया? क्रूड ऑयल के नाम पर बेनिफिट ले लिया, अपने मित्र अडानी को बेनिफिट दे दिया क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। सस्ते में क्रूड ऑयल लेकर के महंगे में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसानों को लूटने का काम किया। 211 दिन से खनौरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर हो, किसान वहां रुका हुआ है, रोक रखा है उसे। हम जाने नहीं देंगे, उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। और ये किसानों के हितैषी बनने की बात करते हैं। क्यों रोक रखा है किसानों को? जबकि हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर कर रखा है कि आप उस बॉर्डर को खोलिए। 2 लाख पद, हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्यों भरने की बात नहीं हो रही है? ये कहेंगे, प्रचार तो ऐसे कर रहे हैं कि हम 25,000 नौकरी अपॉइंटमेंट लेटर हम देने वाले थे, लेकिन जो गैंग है, जो दूसरी पार्टी का गैंग है, भर्ती रोको गैंग है, वो कोर्ट में चला गया। अगर आपकी भर्ती इतनी अच्छी थी तब फिर कोई कोर्ट में जाए, कोर्ट में मामला रुकेगा ही नहीं।
वो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगी, केस ही एक्सेप्ट नहीं होगा अगर उसमें दम नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप साजिश रच के घोषणाएं करते हैं, इतनी वैकेंसीज निकाल दी, इतनी ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, मामला लटक जाएगा, आप क्रेडिट ले लीजिए कि हमने इतनी नौकरियां निकाली हैं, लेकिन दूसरे जाकर के कोर्ट में इसको रुकवा रहे हैं। अगर प्रॉपर प्रोसीजर के तहत अपॉइंटमेंट होंगी, आप कोर्ट में चले जाइए, कहीं चले जाइए, वहां कोई भी केस टिकेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और रही बात, अब जो मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। बिना शपथ लिए तो आप किसी को लेटर दे ही नहीं सकते। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत। और जब मामला अगर कोर्ट में है, जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में चले गए, तो बिना कोर्ट की परमिशन के आप अपॉइंटमेंट लेटर कैसे दे देंगे? रही बात 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आप मोड़ बना रहे थे क्या? पूरे प्रदेश को बेरोजगारी में पहले नंबर पर पहुंचा दिया। इस प्रदेश का युवा प्रदेश को छोड़ करके विदेशों में दिहाड़ी करने को मजबूर हो रहा है। माँ बाप का इकलौता बेटा उनको छोड़ करके विदेशों में दिहाड़ी करने के लिए मजबूर हो रहा है। और विदेश में कोई ऐसे तो नहीं जाता, लाखों रुपए फूंक करके, अपनी जमीन जायदाद बेच करके, घर को गिरवी रख करके कोई भी अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को विदेश में भेजता है। वहां कोई नौकरी कंफर्म नहीं होती कि वहां जाते ही सरकारी नौकरी लग जाएगी। वहां जाकर भी वो काम ढूंढता है, और वहां कितना खर्च होता है ये सबको पता है। इसके साथ साथ कितनी महंगाई आपने बढ़ा दी, इसका जिक्र भी कर लेते। 2014 में ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात कही थी खुद ही देश के प्रधानमंत्री कि मैं इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर हूं। ब्रांड एम्बेसडर ने कुछ काम किया ना किया ये गिनवाएंगे नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं जिसमें 1 पैसा भी नहीं लगना था। धर्म नगरी कहते हैं ना कि ये धर्म नगरी है, यहां महाभारत जैसा न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ। खुद भगवान श्री कृष्ण ने यहां गीता का उपदेश दिया। उसी धर्म नगरी में जो धरती पर केवल इकलौता स्थान है, जिसे ये कहते हैं हम विश्व मानचित्र पर इसको लेकर के आएंगे, उस विश्व मानचित्र पर लाने वाली धर्म नगरी में बहुत सी ट्रेनें जो रन थ्रू चली जाती हैं, यहां रुकती नहीं है। क्या यहां ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए? कम से कम जो धार्मिक स्थान पर जाती हैं वो तो ट्रेन कम से कम रुक ही सकती हैं। उसमें तो किसी का पैसा नहीं लगता, उसमें तो किसी प्रधानमंत्री को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो किसी रेल मंत्री को कोई अलग से रेल लाइन बिछाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां के जो राजनेता है, पिछली बार भी 10 में से 9 सीटें जिताने का काम किया, उससे पहले भी 10 की 10 सीट जिताने का काम किया। एक भी व्यक्ति ने मांग नहीं की कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हर ट्रेन कम से कम 2 मिनट के स्टॉपेज के साथ ही आगे बढ़ेगी। क्या ये मांग की? नहीं की। और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, कम से कम यहां ये घोषणा ही कर जाते कि अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, लेकिन मैं यहां से हर ट्रेन जो गुजर रही है, कम से कम जो धार्मिक ट्रेन यहां से गुजर रही हैं, उनका स्टॉपेज करने की हम घोषणा करते हैं। वंदे भारत पर झंडी दिखा करके वाहवाही लूटने का काम करते हैं। एक भी वंदे भारत कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में नहीं रुकती है। क्या धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के लोग इस वंदे भारत को देखने के लिए ही हैं? प्रधानमंत्री जी आप बताइए, क्या यहां के लोगों का मन नहीं करता कि वो वंदे भारत में बैठ करके वो मां वैष्णो देवी की यात्रा कर सके? या यहां के लोगों का मन नहीं करता कि वो वंदे भारत में बैठ करके देश की राजधानी देखने के लिए जा सके? क्या यहां के लोगों का मन नहीं करता कि वो वंदे भारत में बैठ करके जो यहां से रन थ्रू जाती है, यहां से जाकर के जयपुर जाकर के ठाकुर जी के दर्शन कर सके?
क्या उनका गोविंद देव जी का दर्शन करने का मन नहीं करता प्रधानमंत्री जी? क्या उनका मन नहीं करता काशी में चले जाएं वो वंदे भारत में बैठ करके? उनका मन करता है। और केवल यहां धर्म नगरी के लोगों का ही मन नहीं करता, बल्कि बाहर बैठे हुए लोगों का भी मन करता है कि हम ऐसी ट्रेन से कुरुक्षेत्र जाएं और कुरुक्षेत्र उस धर्म नगरी को देखें, उस मां भारत की भूमि को देखें। लेकिन अगर आने जाने का साधन ही नहीं होगा तो लोग मन बनाकर भी यहां से रन थ्रू चले जाते हैं। इसलिए जो हकीकत है उसको बयान करने के बजाय छुपाने का काम किया गया। 10 साल में आपने क्या क्या परियोजनाएं लगाने का काम किया ये बताते, कितनी नौकरियां सरकारी आपने दी वो बताते, कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है वो बताते, आपने क्यों नहीं भरी वो बताते, कितनी वैकेंसीज कितनी रिटायरमेंट होने के बाद खाली हुई ये बताते, पुलिस में कितने पद खाली पड़े हुए ये बताते, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितने पद खाली पड़े हुए ये बताते, टीचर्स की कितनी कमी है ये बताते कि आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर 5वीं तक पढ़ा रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी पूरे स्कूल में एक ही टीचर काम कर रहा है। वो किस किस को पढ़ाएगा भला? ये कौन सी योजना परियोजना लेकर के आई है और आपको वोट क्यों दे? मेरी प्रदेश के सभी लोगों से प्रार्थना है कि बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए वोट कीजिए और वोट कीजिए भाईचारे के लिए। और जो भी ईमानदार व्यक्ति है उसको मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।